इस साल द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चंडीगढ़ में मनाया जाएगा और इसकी तैयारियों की शुरुआत चंडीगढ़ प्रशासन ने 4 दिवसीय योग फेस्टिवल कार्यक्रम से की, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें से एक कार्यक्रम था 3 दिवसीय सम्मेलन, जिसका विषय था योगा फॉर गुड लाइफ। इस सम्मेलन के द्वितीय दिन श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पहुंचे और अपने विचारों से वहां उपस्थित सभी लोगों को योग और आयुर्वेद के लाभों की जानकारी दी। आचार्य श्री के साथ साथ वहां उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज के सत्र में उपस्थित आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मंच पर आसीन हमारे विद्वज्जन जो आपको आज आयुर्वेद की योग की नई विधा से, क्योंकि यह काफी कुछ योग की बात हम करेंगे, कुछ आयुर्वेद की भी, क्योंकि आयुर्वेदज्ञ भी यहाँ पर हम लोग सब लोग हैं, तो आपको दोनों तरह से योग और आयुर्वेद का समन्वय भी काफी कुछ देखने को सुनने को मिलेगा और आपको काफी कुछ ग्रहण करने को भी मिलेगा। तो समय थोड़ा सा हो चुका है, तो ज्यादा बात न कहता हुआ मैं सबसे पहले डॉक्टर राजीव मेहता जी जो है आयुर्वेद के कंसल्टेंट हैं और आयुर्वेद से किस तरह से हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, किस तरह से अपनी क्षमताओं की वृद्धि कर सकते हैं, इस विषय में बताइए। मेरा टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर हेल्थ प्रमोशन थ्रू आयुर्वेद। हेल्थ प्रमोशन is the topic, is the phenomena which advocates for the integration of different health promotional activities across various sectors. Various sectors means like health sector itself, water and sanitation, education department, all these sectors they coordinate with each other for the health promotional activities of the citizen of a country or a society. The coordination itself mitigates, reduces the risk factors which are associated with different diseases and which determine the health of a person or a society. And it builds capacity for this policy development, for development of leadership and for health promotional activities. Health promotion, it makes use of 3 interrelated techniques for the health promotion of citizens. One is issue-based approach. Issue means the current issue like malaria is there, like AIDS is there. They tackle that issue with their approaches. And population based is like they select a different selective population like mothers, pregnant mothers, maternal and child health. They work on that. Setting based in recently National Ayush Mission they have advocated for Ayush grams. There they select a setting and work on that. We go for why there is need of health promotion. इसकी जरूरत क्या है? Current scenario में health promote करने की जरूरत क्या है? One factor which determines the health is urbanization. Rampant urbanization से क्या हुआ है? हमारी जो सोसाइटी है उसको एक तो एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है और दूसरी बात जो है लेजरल जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए समय नहीं है। ज्वाइंट फैमिलीज टूट रही हैं, एकीकृत फैमिलीज जो हैं वहां पे बच्चों के लिए समय नहीं है। मदर फादर दोनों काम करते हैं और बच्चा लैपटॉप पे है, आइदर ऑन द टेलीविजन और ऑन द मोबाइल। देन कमर्शियलाइजेशन, इससे क्या हुआ है कि अनहेल्दी फूड जो हैं उनकी प्रमोशन हो रही है जो हम खा रहे हैं और जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। नेचुरल डिजास्टर्स, यू ऑल नो अबाउट दैट, हाउ दे अफेक्ट देयर हेल्थ। इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी, हमारी जो जरूरतें हैं, हेल्थ की जो जरूरतें हैं सभी की एक सी नहीं है। किसी को कोई बीमारी है, किसी सोसाइटी में अगर लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है तो उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, मदर्स को डिफरेंट हैं, चिल्ड्रंस को डिफरेंट हैं, तो एवरीवन हैज हिज ओन नीड्स। और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको उन सभी नीड्स को जो है पूरा करना होता है। तो डिफरेंट नीड्स है, उसके लिए मीन्स भी जाना चाहिए होते हैं। So there is need of health promotion, there is need of coordination between different sectors for promotion of health. When we see the data, nearly 55% diseases, they are non-communicable. Mortality, death due to non-communicable disease is more than 50%. And majority of them are from cardiovascular diseases.
then respiratory diseases, then cancers, diabetes and others. तो अभी ज़रूरत है, समय की मांग है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, नेसेसरी जो भी एक्ट्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 है, उनमें नेसेसरी जो भी अमेंडमेंट्स है वो करके इनका यूज़ जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी में और नेशनल बिल्डिंग में किया जाए। थैंक यू। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुमित शर्मा जी को। आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आप अभी आयुर्वेद से किस तरह से हम स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है, दिखने में हम ठीक ठाक दिखते हैं पर कहीं न कहीं किसी अवसाद और किसी तनाव को लेकर के सब लोग चल रहे होते हैं, तो उसका समाधान आयुर्वेद के द्वारा डॉक्टर साहब बताएंगे। According to Dr. Saleh and Levi, stress is a non-specific conventional and a phylogenetic based response pattern. या इनको थोड़ा आसान शब्दों में कहें कि स्ट्रेस इट्स अ बॉडी रिएक्शन टू द डिमांडिंग सिचुएशन। कोई भी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए सिचुएशन मिलती है, उसके दौरान जो शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं उन्हें स्ट्रेस कहते हैं। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि भस्त्रिका स्टिमुलेट करता है, नाड़ी शुद्धि बैलेंस करता है और भ्रामरी उसको दोबारा रिलैक्स करता है ताकि मन और शरीर का सामंजस्य स्थापित हो सके। ध्यान एंड रिलैक्सेशन, ओम मेडिटेशन, साइक्लिक मेडिटेशन डेवलप्ड बाय एस व्यासा, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक एंड द डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। हम बात करेंगे साइक्लिक मेडिटेशन की थोड़ा डिटेल में। साइक्लिक मेडिटेशन का जो प्रोवर्ब है, इसका जो प्रिंसिपल है वो लिया गया है मांडूक्य कारिका से, जो कि आपके सामने है। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमेत पुनः सकषायम विजानियात समप्राप्तम न चालेत। यहां पे बड़ी सुंदरता से अल्टरनेट स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन के पार्ट को दर्शाया गया है। कैसे? लये संबोधये चित्तम, दैट इज एक्टिवेट एंड अवेकन द माइंड। विक्षिप्तम शमेत पुनः, व्हेन एजिटेटेड pacify it again. Sakashayam vijaniyat, recognize the innate stagnations. Samapraptam na chalayet. Once you reach the state of equilibrium, try not to disturb it. बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रैक्टिकल बात हमें इसमें समझ भी आती है और सीखने को भी मिलती है। So, here are the steps of the cyclic meditation, starting from the pratna taken from the Mandukya Karika. Next step is the instant relaxation technique. That takes almost 1 minute, and after that comes the centering, which brings the balance of the body to the center. Then comes the Ardhakati Chakrasana on both the sides. Then is the QRT. It includes 3 phases. First is the observation of breathing with the abdominal movements. Second is synchronization. Third is sensitization, that is breathing with feeling. Then comes the sitting asana part, which has Vajrasana, Shashankasana and the Ushtrasana. Then comes the DRT, that is deep relaxation technique, that is part by part relaxation of the body. And here some of the results of the cyclic meditation, that is compared with the deep sleep of 6 hours gives us 9% almost rest, whereas only 30 to 35 minutes of cyclic meditation gives the body 25 to 28% of the rest. अपने आप में बहुत ही पोटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि स्ट्रेस के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें अपने पेशेंट्स को अच्छे से करवाते हैं और उससे बहुत अच्छा लाभ हमें मिलता है। तो कैसी मेडिसिन चाहिए हमें? मेडिसिन वो चाहिए जिनमें वो एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एंड द anti-stress and neuroprotective activity. So I listed some of the medicines, not all the medicine, very few of the medicine, क्योंकि मैं अपने टॉपिक को योग के ज्यादा नजदीक रखना चाहता था। So here are some of the medicines. इन सभी बातों से मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि स्ट्रेस को समय पर रिकॉग्नाइज करें, अर्ली रिकॉग्निशन दैट आई एम इन द स्ट्रेस एंड अर्ली मैनेजमेंट, ताकि हम
पहले फेज से चलते हुए ऑर्गेनिक फेज तक पहुंचकर, जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव जी ने बताया कि 55% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ही आजकल ज्यादा मिल रही हैं, उनसे बचते हुए, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए सुख और समृद्धि से अपना जीवन यापन कर सकें। यही कहते हुए मैं आप सभी से धन्यवाद कहूंगा और वाणी को विराम दूंगा। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रुपिंदर प्रीत सिंह जी। सबसे पहले आयुर्वेद में आहार का वर्णन कहाँ किया गया है, वो है त्रिउपस्तंभ में। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या, ये 3 उपस्तंभ हैं। उपस्तंभ मीन्स व्हाट? जो मेन पिलर्स हैं जीवन के, हमारी बॉडी के, हमारी लाइफ के, वो 3 हैं। उनमें सबसे पहले आहार है, उसका हम डिटेल में बात करेंगे। निद्रा, आप जानते हैं आज के दौर में निद्रा की क्वालिटी कितनी पुअर हो गई है। ब्रह्मचर्या भी हम सभी को ज्ञात है कि एब्स्टिनेंस का अगर हम इस यहाँ पे लें तात्पर्य, तो उसका भी कंडीशन क्या है? क्या यौगिक टेक्स्ट में कहीं पे इसका वर्णन है कि आहार की कोई इंपॉर्टेंस है क्या? तो सबसे पहले गेरंग संहिता का वर्णन करूंगा। उन्होंने कहा है कि मिताहार के बिना अगर आप योग का आरंभ करते हैं तो बहुत सारे रोग होने के चांसेस हैं और आपकी योग साधना में सिद्धि नहीं होगी। हठ योग प्रदीपिका, उन्होंने कहा है कि जैसे आसनों में सिद्ध आसन सबसे श्रेष्ठ है, अहिंसा में, नियमों में अहिंसा सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह यम में मिताहार सबसे श्रेष्ठ है। तो इससे आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा कि हठ योग प्रदीपिका ने मिताहार की क्या इंपॉर्टेंस ली है। इसी तरह हठ योग प्रदीपिका ने कहा है कि अगर ब्रह्मचारी है, आप मिताहारी हैं, त्यागी हैं और योग के पथ पे प्रायण होते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 1 साल या उससे थोड़ा सा अधिक समय में आपको सिद्धि ना मिले। तो आहार की जब बात करते हैं तो आयुर्वेद में अग्नि का वर्णन आता है। तो चरक संहिता के गृहिणी चिकित्सा रिहाई में उन्होंने बोला है कि अगर अग्नि शांत हो जाती है तो डेथ हो जाती है, अगर युक्त रहती है मीन समावस्था में रहती है तो आप चिरकाल तक निरोगी जीवित रहते हैं, और अगर वो विकृत हो जाती है तो आप रोगी हो जाते हैं। तो इन सभी के मूल में उन्होंने अग्नि ली है। तो अग्नि की इंपॉर्टेंस हम इस बात से एक जनरल एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि मान लीजिए ईंधन सही है, जो हम ईंधन बोलते हैं वो बिल्कुल सूखा हुआ है, पूरी अग्नि अपने पूरी तरह जल रही है, तो आप देखेंगे वो सिर्फ ताप देगी, धुआं नहीं निकलेगा। अगर ईंधन सही नहीं है, आपने उसको सही हवा नहीं मिल रही, तो आप देखेंगे धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा। वही चीज हमारी बॉडी में है। अगर आप कुछ भी आहार लेते हैं और उसमें आपकी अग्नि सही है तो कोई HDL, कोई VLDL, कोई LDL नहीं बनेगा। आपकी अग्नि सही नहीं है, धुआं निकलेगा, वो आपकी नाड़ियों में जाके एथेरोस्क्लेरोसिस भी करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम भी करेगा, लंग्स में भी करेगा, अपना रियूमेटिक डिजीज है जो आम बात है वो भी करेगा। आप जा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप ना खाएं। जहां पे आप पहुंच जाएंगे, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है कि आप खाना ना खा सकें 10 मिनट 15 मिनट निकाल के। पाक विरोध आप देखते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड है, देसी गाय का दूध लेना है जी, A2 मिल्क है, बहुत ट्रेंड है। लेकिन अगर आप लाते हैं, आप उसको हाई फ्लेम पे गर्म कर देते हैं तो उसकी प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, आपका खाना बनाने का ढंग गलत हो गया, पाक विरुद्ध हो गया। उपचार विरुद्ध घी या ऑयली फूड्स लेते हैं, उसके ऊपर आप ठंडा पानी पी लेते हैं। संयोग विरुद्ध सबसे कॉमन प्रैक्टिस, सुबह नाश्ते में पराठा है, दही है, पिकल्स हैं और साथ में हम कहते हैं दूध तो पियो बेटा, नहीं तो बड़े कैसे होंगे। तो दिस इज विरुद्ध, संयोग विरुद्ध। हृदय विरुद्ध जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप खाएं, वो हृदय विरुद्ध है। संपद विरुद्ध फरवरी तक गन्ना रहता है, लेकिन आजकल हम बड़े ठाक से खड़ी करके गाड़ी रोड साइड से गन्ने का जूस पीते हैं, तो दैट इज संपद विरुद्ध, जो नेचर ने जब दिया है तभी लेना चाहिए। लास्ट स्लाइड, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, ना वेश धारणम सिद्धे कारणम ना चो तत्कथा। किसी भी कार्य की सिद्धि ना तो पर्टिकुलर ड्रेस पहनने से होती है और ना ही उसके बारे में चर्चा करने से। अगर आप इसको खुद पे लागू करेंगे और अपने जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं अपने पेशेंट्स को करवाएंगे, तभी सिद्धि हो सकती है। आपका धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राकेश शर्मा जी को।
आप डायरेक्टर हैं आयुर्वेदा पंजाब में और आप योग एवं मन के ऊपर बताने वाले हम सबको। डॉक्टर साहब, पतंजलि का पहला जो सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति और चित्त दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। सप्तशती में एक सूत्र आया, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, यानी जो मैं व्यापार करता हूं, जो मैं व्यापार कर रहा हूं उसमें आप हाजिर रहिए। तो ये मन का क्रम बता दिया। दूसरा माधव निदान ने लिखा, सहती कर्तव्यता को रोगो उत्पादक हेतु निदानम, कि शरीर में जितने भी व्यापारों से रोगों का निर्माण होने वाला है उनका कोई ना कोई कारण है। तो इन कारणों को, वृत्ति जो शब्द है इसको मैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण महत्व देता हूं कि वृत्ति शब्द को हम समझे तो ये किसकी वृत्तियां बताई मैंने, दो प्रकार के उदाहरण दिए। एक सामान्य वृत्ति यानी व्यापार, दूसरी वृत्ति यानी रोग का कारण, तीसरी वृत्ति यानी मन की क्या वृत्ति है, मन क्या चाहता है। लोग आजकल की जो सो कॉल्ड बड़ी आधुनिक साइंस है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंदर इसको डाल करके छोड़ देते, कहते आप तो साइकिक हो गए हैं। लेकिन आज से आज कई दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि योग जो है 5000 साल पुराना है, कोई कहता है 6000 साल पुराना है। ब्रह्मणो हो यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जिग्रह निकल आदो अश्वनतो हो पुनस्तात, इसके साथ ही योग उत्पन्न हो गया, आयुर्वेद के साथ ही योग उत्पन्न हो गया। कब हो गया? सतयुग में उत्पन्न हो गया। जब तक हम ग्राम्य और अनुप्रदेशों में आने लगे हम रोगग्रस्त हो गए, उसके पहले हम रोगग्रस्त नहीं थे। इसलिए आयुर्वेद का 2 बार अवतरण हुआ। एक बार चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में अवतरण हुआ, फिर जहां रसायन पाप लिखा गया वहां आयुर्वेद का अवतरण हो गया। तो 2 अवतरण करने का कारण यह था कि पता था सृष्टि निर्माता को कि लोग पुनः पुनः जिस काल में सतयुग से द्वापर से त्रेता से कलयुग तक जाते जाते अपने आप बीमारियों का निर्माण करेंगे। आज आयुर्वेद एवं योग बहुत ध्यान में आ रहा है, इसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं। चिंत्यम विचारेयम च ध्येयम संकल्पम एव च, चिंतन हम प्रतिदिन करते हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं चिंतन युक्त रहते हैं, लेकिन सात्विक है, रासिक है, तामसिक है, सोचना पड़ेगा हमें कौन सा चिंतन कर रहे हो। तो मन के चिंतन के लिए या मन के कार्यों के लिए 3 गुण बताए मन के। ये योग से संबंधित सारी बात कह रहा हूं। मन का पहला गुण बताया सत्व, दूसरा बताया रज, तीसरा बताया तम। इनके काम किसी ने नहीं बताए। जो ये द्रव्य भी हैं, ये त्रिगुणात् प्रकृति भी है। द्रव्य का लक्षण बताया, यत्र आश्रिता ही कर्म गुणा कारणम संवाह्यत द्रव्यम, तो इसका एक गुण बता दिया, क्रम बता दिया, सत्वम लघु प्रकाशकम, ऐसा बताया। रज चल प्रवर्तक है और तम गुरु अविष्टंभक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मन के अंदर 3 भाव रहते हैं, ये क्या करते हैं कि आपको अच्छा भी काम कराएंगे, आपको बुरा भी काम कराएंगे। ये मैंने सामान्य मन के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा की। अंतिम श्लोक, रोग के परिप्रेक्ष्य में तैरल्प सत्वसम मलम प्रदुष्टम बुद्धे निवासम हृदय प्रदुष्यम मनोबहानी प्रमोहंत्यशु नरस्य चेत है। तैर अल्प सत्वसम, सत्व यानी मन के अंदर उसके दूषित गुणों की वृद्धि और सत्व गुण की अल्पता के कारण वो बुद्धि को और हृदय दोनों को ही विकृत कर देता है, जिसके कारण पूरे मनोभाव स्रोतस में रज एवं तम नाम के जो गुण हैं ये बढ़ जाते हैं और बढ़ करके मनुष्य के अंदर एक ही लक्षण निर्माण करते हैं, प्रमोह नाम का, मोह नाम का लक्षण उत्पन्न करते हैं, और जिसके कारण वो मन है विक्षिप्त हो जाता है, जिसका एकमात्र चिकित्सा है धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मन दोषो औषधम परमम। और दूसरा एक चिकित्सा सिद्धांत छोटा सा और है, मनसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि। चरक संहिताकार ने और सांग्रहकार ने दोनों सूत्र लिखे हैं। अंत में योग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पूर्णमदाय पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का अंतकरण से आभारी हूं। इन्होंने आयुर्वेद के लोगों को याद रख करके यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय बहन डॉक्टर गायत्री देवी अल्लाम राजू जी। ये आयुर्वेद में एमडी हैं और प्रैक्टिस करती हैं, हैदराबाद से हैं बहन। योग और आयुर्वेद के व्यवहार के संदर्भ में आप बात करेंगे डॉक्टर गायत्री जी।
some time back, around 2010 or so, I was little ill. Ill in the sense there was no other disease and all. I was just getting exhausted, fatigue, I was getting palpitation. If I stand for 5 minutes, I have to take rest for 10 minutes. If I walk for 10 minutes, I have to take rest for half an hour. So that was my condition in 2010. Suddenly it developed. So I was just wondering why it happened so to me. Because I was not having any illness, no diabetes, no hypertension, nothing. I am hell and healthy. And suddenly this happened, and so what I did, normally the doctors, it is difficult to find out the reason for oneself. So I met a senior physician in Mumbai. He was allopathic doctor, MD, but very holistic approach person. So I met him to find out what is the cause and how to come out of this condition. So he understood my anxiety and asked me to undergo quite a number of investigations, and all the investigations came out normal. There was nothing in the reports. So then he said, are you having any mental stress? Are you having anything that is worrying you? Then I started thinking, do I have anything that is worrying me? There was something in the family, some ill health of my mother-in-law, and my only daughter was about to go to US for her masters. Maybe that was there undercurrent, but I didn't realize that it is causing some problem. Then he advised me, you just go and practice yoga. And that is what my allopathic doctor prescribed me. Then I thought, why just learn some asanas and do some pranayama and leave it. So I thought, let me just learn what really yoga is, why this is going to help me. So I joined one 1 month yoga course in one international yoga institute at Mumbai. So after that 1 month course, I could feel the difference in me. I could appreciate what the changes have come in my mind and in the physical too. So when even my friends were observing me, they thought that how come you have changed so much? Your mental attitude is new now, you are looking so different. Why don't you teach us yoga? So then I understood that this is something that is really of help. So I started prescribing to my patients also to practice yoga. And then I joined Kaivalyadhama Yoga Institute in Mumbai, which is very old and where this medical yoga is practiced generally. So I joined there as a medical consultant to observe how this yoga is helping in medical ailments to control the physical factors or mental factors. Then I found that there were so many benefits. Many of the patients are getting very good benefit out of yoga. I worked there for 3 years. So then I thought that let me just understand how this yoga is working, how Ayurveda and yoga, if they are complemented to each other, will help the human beings to lead a healthy life. So my conclusions are that if all the yoga sutras are included in the Sattvajaya Chikitsa of Ayurveda, Ayurveda and yoga together become more holistic, and all the mankind with diseases will be benefited by this combination of Ayurveda and yoga. And before I conclude, let me prostrate to Dr. Patanjali for his prescription of yoga to generations of mankind across the globe for their physical and mental well-being. Thank you. Benefits of yoga are innumerous. Various physical, physiological, mental, emotional, behavioral and spiritual functions. The list is countless. To name a few are toning of muscular, respiratory, circular, digestive, endocrine systems, physiological functions, then vitalizing of vital organs like brain, heart, kidney, better immunity, free from ailments, better concentration, problem solving, decision making ability, enhances work efficiency, improved productivity, and above all, peace, happiness and harmony, and harmonious personality, sound and disciplined life, evergreen youth and longevity, and the list goes on so on and so forth. Coming to the concept of health, which is a natural state of being, and when the body is not at ease, the disease occurs. And it is the natural response enacted by the body for the purpose of detoxifying, rebalancing, adapting to harmful influences and healing. And condition of health wellness is achieved by living healthfully, that is a satisfying physical, physiological, mental, emotional and spiritual needs. No need to define
health according to WHO, as we all know. Among the factors affecting health and well-being of a person, I'll concentrate only on nutritious diet. And as rightly said by Sir Robert McCarrison, who is one of the best known nutritionists, the right kind of food is the most important single factor in promotion of health, and the wrong kind of food is the most important single factor in the causation of disease. And your food shall be your medicine, very rightly said. Now the importance of diet at various stages of life, starting from infancy to old age. So diet is required for growth and attaining appropriate milestones during infancy, then for proper development and fighting infection during childhood, for growth spurt, maturation and bone development during adolescence, for maintaining health, productivity, prevention of diet-related disorders, and support pregnancy and lactation in an adult woman, and for being physically active and healthy during old age. There are certain dietary goals. I am speaking with regard to from nutritional point of view because my co-speakers have covered the Ayurveda part of it. So it includes maintaining a state of positive health and optimum performance in populations at large, ensuring adequate nutritional status for pregnant and lactating women so that they give birth to healthy offsprings, improving birth weight and promoting growth of infants, children and adolescents to achieve their full genetic potential, achieve adequacy in all nutrients and prevent diet-related disorders, prevent chronic diet-related disorders, and maintaining a state of health of elderly and increasing the life expectancy of population at large. The most important thing is, while cooking, be in a state of poise, calm, quiet, relaxed mind with prayers so that you pass on the vibrations of love, peace, harmony, happiness to all members of your family. So that's the difference between an ordinary meal and a prasad. So finally, to conclude, natural ways of maintaining good health, communion with 4 higher sources of health, that is ether, air, light and water. Adopt all ways to conserve vital power like fasting, right eating, eating only when hungry and remaining calm while taking your meals. So मित आहार की बात हो रही थी, अल्प आहार की बात हो रही थी. Fill only 1/2 of your stomach with food, 1/4 with water and remaining with air. Then sleep is the natural device for refreshing and rejuvenating your body and mind. And happiness is the basic health maintaining and health promoting factor. Avoid health destroying drugs like tobacco, smoking, alcohol, and one should have ability to adjust to environmental changes. Proper clothing and proper housing, proper environment is very, very important. Pollution free environment is very, very important. And this is the food pyramid as given by National Institute of Nutrition, Hyderabad. So the base of this pyramid represents the items which should be eaten adequately. Cereals, pulses, milk products should be eaten adequately. And then fruits and vegetables, especially fresh fruits and vegetables should be taken in liberal amounts. Then all processed spicy food should be taken in moderation. And jams, jellies, squashes, colas, candies, ice creams, chocolates should be taken only sparingly. So no drinking, no smoking and exercise regularly. So thank you and be in a state of Urdi Kala, Chardi Kala.